नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती अर्चना झा, सहायक प्राध्यापक हिंदी। साथियों, आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर षष्ठम प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य भूषण एक परिचय इस विषय पर चर्चा करेंगे। अग्रलिखित बिंदुओं के तहत हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन काव्यधारा में वीरता भरी भावनाओं से भीगी हुई कविताओं के लिए कविवर भूषण का नाम सदैव प्रसिद्ध रहेगा। तत्कालीन शासकों के अत्याचारों के विरोध में सबसे ऊंचा और ओजस्वी स्वर कविवर भूषण का ही था। अपने आश्रयदाता शिवाजी को राष्ट्रनायक के रूप में लाकर संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना को जगा जगा कर जो राष्ट्र भक्ति कविवर भूषण ने प्रस्तुत की, वह अन्यत्र नहीं दिखाई देती। कविवर भूषण के जीवन के बारे में कुछ मतभेद अवश्य हैं, लेकिन वो तथ्य जिसे लगभग सभी विद्वान सहमत हैं कि इनका जन्म संवत 1670 विक्रमी सन 1613 में उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम इन्हीं के भाई थे। भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के नरेश सोलंकी राजा रुद्रदेव ने दी थी। कुछ आलोचक भूषण इनका वास्तविक नाम तभी से मानने लगे। ये उपाधि इतनी प्रभावशाली रूप में लोकप्रिय हुई कि आज भी इस कवि को इसी नाम से पुकारा जाता है। ये कई आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे। अधिकांश समय छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में ही इस कवि का जीवन व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु संवत 1772 सन 1715 ईस्वी में हुई, ऐसा माना जाता है। अनेक आश्रयदाताओं के बीच रहने के बावजूद भी इनके मन के अनुकूल जो आश्रयदाता जो इनके वीर काव्य के नायक हुए, वो थे छत्रपति महाराज शिवाजी और पन्ना के महाराज छत्रसाल, जिनके यहाँ इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। कवि भूषण के बारे में कहा जाता है कि ये उदार, स्वाभिमानी, राष्ट्रभक्त, उत्साही और सृजनशील थे। राष्ट्रभक्ति इनके रग रग में व्याप्त थी। हम बात करें कविवर भूषण की रचनाओं के बारे में, तो महाकवि भूषण द्वारा रचित कई रचनाओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे शिवराज भूषण, शिवबावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश और कुछ स्फुट छंद रचनाएं। वास्तविक खोजों के उपरांत जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनके आधार पर कविवर भूषण के 3 ही ग्रंथ विरचित स्वीकार किए गए हैं: शिवराज भूषण, शिवबावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण और शिवबावनी सहित कुछ स्फुट छंदों की रचना इन्होंने शिवाजी के आश्रय में ही रहकर रचा था। छत्रसाल दशक की रचना उन्होंने अपने आश्रयदाता छत्रसाल की प्रशस्ति में की थी। इन ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा नामक इनके 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, लेकिन उनके संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर इस महाकवि द्वारा विरचित केवल शिवराज भूषण, शिवबावनी और छत्रसाल दशक ही वास्तविक ग्रंथ माने गए हैं। हम बात करेंगे कविवर की काव्यगत विशेषताओं की। कविवर भूषण का काव्य प्रतिनिधि काव्य है। उसमें तत्कालीन परिस्थितियों, समस्याओं के उल्लेख तो हैं ही, साथ ही उनका समाधान भी है। हिंदू नरेश की असमर्थता, अविवेकशीलता और किंग कर्तव्य विमूढ़ता का जिस प्रकार उल्लेख करके उनका समाधान और निराकरण दिखाया गया है, वह तत्कालीन साहित्य की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं थी। इसके लिए भूषण ने समर्थशाली भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार, भावचित्र आदि को अपनी रचनाओं में यथोचित रूप में रखकर अपनी अप्रतिम काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। भूषण जिस काल में उनका जन्म हुआ
उस काल के अन्य कवियों से वो विलक्षण थे। रीति युग में भूषण के समकालीन अन्य कवि जब श्रृंगार रस की कविताओं द्वारा जनता को विलासिता एवं पतन के गर्त में ढकेल रहे थे, उस समय भूषण ने विलासी राजाओं की काम वासना को उत्तेजित करने वाली कविताओं को अनुचित समझा। उनके विचार से राजाओं की झूठी प्रशंसा करना सरस्वती का अपमान करना था। वो लिखते हैं, ब्रह्मा के आनंते निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहु पुरमानी, राम युधिष्ठिर के वर्णय बल्मीकहु व्यास के अंग सुहानी, भूषण यो कलि के कविराजन राजन के गुण गाय नसानी, पुराय चरित्र सिवा सर जैसर नहाय पवित्र भई पुनिबानी। उन्होंने कविता को विलासिता के अपावन पंख से निकालकर उसे राष्ट्रीयता का पवित्रतम जामा पहनाया। हिंदुओं की पतोन्मुख दशा को देखकर उनका हृदय छत विछत हो उठा। भूषण ने पददलित हिंदू जाति को सुसंगठित करके एकता के सूत्र में पिरोने का स्तुत्य प्रयास किया। उनके काव्य का मुख्य आधार यही था कि हतोत्साहित हिंदू जाति के हृदय में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया जाए। इसके लिए भूषण ने हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले वीर केसरी छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीरों को अपने काव्य का आलंबन बनाया। कवि भूषण ने अपने काव्य के लिए ब्रज भाषा को ही चुना। भूषण के काव्य ने ब्रज भाषा में रचना कर यह दिखा दिया कि ब्रज भाषा केवल कोमल भावों को ही व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखती, अपितु युद्ध वर्णन आदि प्रसंगों को व्यक्त करने में भी वह पूर्णतः सक्षम है। भूषण की भाषा भावानुगामिनी है और अपनी भाषा में रसात्मकता लाने के लिए उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया। ब्रज भाषा का माधुर्य और कोमलता भूषण के काव्य में नहीं है। साहित्यिकता की दृष्टि से भूषण की भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत भाषा नहीं कहा जा सकता। स्थान स्थान पर व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। वाक्य विन्यास में अस्पष्टता, शब्दों की मनचाही तोड़ मड़ोड़ स्थान स्थान पर देखी जा सकती है। साथ ही भूषण ने अरबी फारसी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त बुंदेलखंडी, मराठी और खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के शब्द प्रयुक्त होने से भाषा ने क्लिष्टता का जामा पहन लिया। इतना सब कुछ होते हुए भी भूषण की भाषा में प्रवाह है। एक बरसाती नदी की भांति उनकी भाषा उमड़ती हुई चलती है। श्रृंगार काल में राष्ट्रीयता के गीत गाने वाले भूषण की शैली की यदि हम बात करें तो उनकी शैली विषयानुरूप ही है। भूषण की शैली वीर रस से परिपूर्ण ओजपूर्ण शैली है। उनकी शैली में ओज गुण सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। भूषण अपनी शैली के आधार पर वर्ण विषय का चित्र खड़ा कर देते हैं। भूषण की शैली मुख्यतया विवेचनात्मक और संश्लिष्ट है। इसका मुख्य कारण ये है कि भूषण ने महाकाव्य रचने का प्रयास नहीं किया। भूषण के काव्य में विवरणात्मक शैली का अपेक्षाकृत अभाव है। भूषण की सबसे प्रसिद्ध शैली विवेचनात्मक शैली है। जहाँ तक रस की बात है तो हम देखते हैं कि भूषण की कविता में जो सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है वह है वीर रस। प्राचीन काल के जो आचार्य थे वो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। निश्चित रूप से रस काव्य की आत्मा है। यद्यपि भूषण रीतिकालीन कवि हैं, परंतु रस व्यंजना की दृष्टि से उनको श्रृंगारी कवि नहीं कहा जा सकता। भूषण की कविता में प्रधानतया वीर रस का ही परिपाक हुआ है। वे वीर काव्य के अमर प्रणेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। महाकवि भूषण ने अपने नायक शिवाजी के दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर आदि रूपों का चित्रण किया है। वीर रस के अतिरिक्त रौद्र, भयानक, विभत्स, श्रृंगार आदि रसों की झांकी भी भूषण के काव्य में दृष्टिगोचर होती है, परंतु इन रसों का स्थान गौण ही है।
ये रस वीर रस के सहयोगी रस के रूप में ही प्रस्तुत किए गए हैं। भूषण की कविताओं में मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों में काव्य की रचना हुई है। मुख्य रूप से उनके काव्य में मनहरण, छप्पय, हरिगीतिका, मालती, दोहा, सवैया, सोरठा आदि छंद दृष्टिगोचर होते हैं। उपरोक्त छंद उनके विषयानुकूल भी हैं और ये छंद भूषण ने अपने काव्य में जिन भावों को व्यक्त किया है उन वीर भावों को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ हैं। भूषण के काव्य में अलंकार की बात की जाए तो भूषण तो अलंकारों के मर्मज्ञ थे। भूषण के काव्य में प्रायः सभी प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं। भूषण रीतिकालीन प्रवृत्तियों में पूर्णतया अलग न रह सके। अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति वे कवि और आचार्य दोनों ही हैं। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। अलंकारों के लक्षण दोहों में दिए गए हैं। एक एक छंद में कई कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास और यमक और अर्थालंकारों में भूषण ने व्यतिरेक, ब्याज स्तुति, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का बड़ा सुंदर विधान किया है। भूषण के काव्य में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग स्थान स्थान पर बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है, जिससे उनकी भाषा सजीव और सशक्त हो गई है। जैसे कुछ मुहावरे देखें। गई कटी नाक सिंगरेह दिल्ली दल की। ऐसे ही कारे घन उमड़ी अंगारे बरसते हैं। स्याही जाए सब पातशाही मुख झलकी। इस तरह के मुहावरों ने उनकी भाषा को और सुंदर और सजीव बना दिया है। मुहावरों के साथ ही साथ उन्होंने लोकोक्ति का भी सफल प्रयोग किया है। जैसे 100 चूहे खाए के बिलारी बैठी तब को, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, थारा पर पारा पारावारियों हलत हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूषण ने अपने काव्य में उन सभी महत्वपूर्ण शैली का उपयोग किया है, उन चीज़ों को डाला है जो उनके काव्य की सुंदरता और उनके विषय को और अधिक सशक्त माध्यम से प्रस्तुत कर सके। भूषण यूँ तो रीतिकाल के कवि हैं, हमने विस्तृत रूप में चर्चा की, लेकिन रीतिकाल के कवि होते हुए भी आज हम उन्हें एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जानते हैं। जब भी बात होती है कि रीतिकाल का एक ऐसा कवि जिसने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय कविता की रचनाएं की हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहला नाम हमारे मुंह में आता है, वो है भूषण का। जिस काल में भूषण ने काव्य की रचना की, उस वक्त जो राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण था उस युग के अनुरूप था। हम देखते हैं कि देश में राजनीतिक, भौगोलिक जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, तो राष्ट्रीयता की भावना का स्वरूप बदलता रहता है। उस काल में महाकवि भूषण ने वीर केसरी शिवाजी और छत्रसाल जैसे देशभक्त नायकों को अपने काव्य का आलंबन बनाया। भूषण के नायक शिवाजी का हृदय राष्ट्रीयता से भरा हुआ था। स्त्री जाति की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए वे सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहते थे। गौ, ब्राह्मण एवं दीन दुखियों की रक्षा करना उनके जीवन का परम पुनीत धर्म था। हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में असीम श्रद्धा थी। साथ ही साथ वे हिंदू मुसलमान ऐक्य के समर्थक भी थे। उन्होंने स्थान स्थान पर मुसलमानों की भी प्रशंसा की है। भूषण, बाबर, हुमायूं और अकबर की नीति के वे समर्थक थे, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। अकबर आदि बादशाह हिंदुओं को भी आदर की दृष्टि से ही देखते थे।
कुछ मुसलमान इतिहासकारों ने भी शिवाजी की इस बारे में प्रशंसा की है। भूषण को मुसलमानों से जातीय शत्रुता नहीं थी, परंतु भूषण अत्याचारी औरंगजेब के विरोधी थे। भूषण के काव्य के नायक वीर शिवाजी को मुसलमानों से कोई शत्रुता नहीं थी, परंतु औरंगजेब जैसा क्रूर मुस्लिम शासक हिंदू सभ्यता और संस्कृति की जड़ें ही खोदकर फेंक देना चाहता था। मंदिरों में शंख बजाना तक एक घोर अपराध माना जाता था। मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण कराना। हिंदू जाति इतनी अशक्त हो गई थी कि बादशाह का विरोध करने की बात तक करने से लोग डरते थे। भूषण ने औरंगजेब को अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित भी किया। एक उदाहरण देखते हैं। दौलत दिल्ली की पाए कहाए आलमगीर, दौलत दिल्ली की पाए कहाए आलमगीर, बब्बर अकबर के विरुद्ध इशारे हैं। हम देखते हैं कि महाराज शिवाजी की नीति मुसलमानों के प्रति बहुत ही उदार थी। तब उनके प्रशंसक भूषण की नीति मुसलमानों के प्रति अनुदार कैसे हो सकती है। महाकवि भूषण समस्त भारत को एक सूत्र के रूप में बंधा हुआ देखना चाहते थे, और यही वजह है कि उन्होंने धर्म रक्षक के रूप में शिवाजी को नायक के रूप में जब देखा, उनके गुणों को देखा, तो उनकी राष्ट्रीय भावना काव्य के रूप में झलक उठी। इस प्रकार से हम उस युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में भूषण को कह सकते हैं। यूँ तो हर कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है। तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव से वह प्रयत्न करने पर भी नहीं बच सकता। फिर राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत काव्य में तो तत्कालीन युग का सफल प्रतिनिधित्व दृष्टिगोचर होता है। भूषण के काव्य में तत्कालीन संघर्ष में जीवन की झांकी मिलती है। औरंगजेब के अत्याचारों का विशद वर्णन भूषण के काव्य में मिलता है। हिंदू जनता अनाचार और अत्याचारों से त्रस्त होकर अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। ऐसी संकटपूर्ण बेला में वीर केसरी छत्रपति शिवाजी ने हिंदू जनता को धैर्य बंधाया। राजपूतों की पारस्परिक कलह, विदेशी शक्तियों के आगमन आदि तथ्यों पर भी भूषण ने प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भूषण कवि हैं वो रीतिकालीन कवि होते हुए भी जिस प्रकार के राष्ट्रीय काव्य की रचना उन्होंने की है, वो उन्हें रीतिकाल के कवियों में सर्वांगीण दृष्टि से सर्वप्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। जातीय गौरव और सम्मान को ऊंचा रखने में वे संपूर्ण रीतिकालीन कवियों में सिरमौर हैं, और उनके काव्य की प्रासंगिकता आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी राष्ट्र के गौरव के लिए उनके कविताओं को याद किया जाता है। कवि भूषण अपने इस योगदान के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद।